अगर तुमने इसको रटा तो तुम कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हो। बिकॉज ऑफ, मैं ये कह रहा हूं कि फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूले को आप बनाने जाओगे या उसको रटने जाओगे तो तुम कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ फिजिक्स में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई जाती है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, मतलब विमेय सूत्रों का प्रयोग। एक्चुअल में क्या होता है कि हम बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और हम इसे रटने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो मेरे पास ये फॉर्मूला है और ये 11th में नहीं 12th में भी इसे ध्यान से समझना। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मुझे कोई फिजिक्स में फॉर्मूला आ गया, अब वो फॉर्मूला गलत है या सही है इसको कैसे मैं पहचानूंगा? अब इसके लिए आप क्या सोचोगे? रटना चालू करोगे, अरे भाई सब समझ में आ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक आप रटोगे ना तब तक एक स्मार्ट बंदा या इंटेलिजेंट बंदा इसको करके चुटकियों में बाहर निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? सर इधर, इधर और इधर तीनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब कैसे सेम होनी चाहिए? जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन v की वैल्यू होगी LT-1, ठीक है, तो ये वाली ठीक है। अब u क्या है? u भी वेलोसिटी है, ये भी LT-1 हो गया। अब ये g क्या है? इस GT स्क्वायर की हम डायमेंशन निकालेंगे तो GT का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए। तो भाई हमारे पास g है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, और ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। अब इससे ये कट गया तो ये वैल्यू क्या आ गई? एल आ गई। लेकिन आनी कितनी चाहिए थी? तीनों की तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला गलत है। जितना आप सोचने में टाइम बर्बाद करोगे इतने में तो एक इंटेलिजेंट बंदा क्या करके इस क्वेश्चन को टिक लगा देगा कि ये फॉर्मूला गलत है और आगे निकल जाएगा। तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि अगर अभी तक भी आपको एप्लीकेशंस केवल आपने रटा है, उनको समझा नहीं है, तो 100% आप भी एग्जाम में ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। अगर नहीं चाहते तो ये वीडियो पूरा देख लेना, बिकॉज ऑफ इस वीडियो में आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन की हर एक जरूरी बात आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए पहले एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसके बारे में समझना है। तो सर पहली चीज, s क्या है? डिस्टेंस। तो s की डायमेंशन क्या हो गई? l। अब मैंने कहा है तीनों की, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, इन तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर सेम आती है तो ये फॉर्मूला ठीक है, और अगर सेम नहीं आती है तो ये फॉर्मूला गलत है। इस चीज को ध्यान रखना। तो s की डायमेंशन आ गई l। अब बात करते हैं ut की। तो u क्या है सर? वेलोसिटी है जिसकी LT-1 होती है, और t क्या है सर जी? टाइम है जिसकी t होती है t⁻1। ये t की पावर -1 t की पावर +1 कट जाएगी तो भैया इसकी भी डायमेंशन क्या आ गई लाला? आप बोलोगे सर l आ गई। तो ये दोनों ठीक है। क्या ये ठीक है? क्या इसकी डायमेंशन सही है? आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। सर AT स्क्वायर हो गया, तो a क्या सर? एक्सीलरेशन LT-2, और ये क्या सर जी? t का स्क्वायर। तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये भी कितना आ गया? l आ गया। बोलो मेरे भाई, अब क्या तीनों की डायमेंशन सेम आ गई? बोलोगे हाँ जी सर। अगर तीनों की डायमेंशन सेम आ गई तो आप क्या बोलोगे? सर ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पहली एप्लीकेशन में आते हैं जिनको हम कहते हैं सर जी कि चेकिंग द फॉर्मूला ऑफ विद डायमेंशन, सॉरी। तो ये पहला रूल होता है डायमेंशन की एप्लीकेशन का कि चेकिंग द फॉर्मूला बाय द यूज ऑफ डायमेंशन, कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला सही दिया हुआ है या फिर गलत दिया हुआ है। समझ में आई बातें? अच्छा, इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो और मैं आपको समझा दूं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है, अब देखो जिन बच्चों को ये नहीं पता हो कि सर MLT क्या है या ये क्या है, कैसे बन रहे हैं, तो मैंने इनके लिए विम्य सूत्र नाम से एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरे डिटेल से समझा रखा है। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उसका वीडियो का, वो आप देख लेना जरूर से कि भैया ये L M N और T कैसे बन रहे हैं सर, कहां से आ रहे हैं ये, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। डिटेल से बनाई है वो भी मैंने, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। लेकिन ये एप्लीकेशन यही नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम आ जाए, आपको फॉर्मूला पूछ ले,
उसकी डायमेंशन पूछ ले, यहां से प्रूव हो जाएगी सब कुछ, ठीक है ना। आइए अब सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आपको दे दिया सर, जैसे दे दिया कि s इज इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन में t, कहेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। आई बात समझ में, क्या कहेगा सर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स की डायमेंशन फाइंड कर दो। अब आप क्या करोगे सर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर लिखेगा भी वो देगा कि यहां पर s क्या है, s जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी दूरी है, t4 क्या सर जी, टाइम है, समय है, और x की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब आप क्या काम करोगे भाई, यहां कर लेते हैं, तो ये था s इज इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन में t, टी की मल्टीप्लाइज में करोगे, सिंपल बात है, टी की मल्टीप्लाइज में करोगे, ये हो गया सर एस टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब एस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन एल होगी। टी फोर क्या है, टाइम है, मेरे साथ बताते चलो ताकि आपको याद रहे, ठीक है, टी फोर टाइम है तो इसकी डायमेंशन टी होगी। अब यहां पर रूट है, रूट को हटाना है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करोगे तो एल का भी स्क्वायर हो जाएगा और टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से किसकी डायमेंशन फाइंड कर लिया आप लोगों ने, एक्स की डायमेंशन फाइंड कर ली। तो ये इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो बताओ क्या आपको ये पहली एप्लीकेशन समझ में आई, क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम इनको लपेट देंगे। दूसरी बात कि अगर हमें फॉर्मूला चेकिंग के लिए भी आ जाए, कभी भी पूछ ले हम लोगों से कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो हम यहां से फट से बना देंगे। इवन मैं आपको बताऊं इस एप्लीकेशन का इतना यूज है, जब आप आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ोगे तो वहां फॉर्मूला निकलवाता है, और उस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन का सहारा लेते हैं। यानी कई सारे ऐसे फॉर्मूले हैं कि हम कभी अगर फॉर्मूला बनाने लगे, हमने कोई अपनी थ्योरी दी, मान लो इवन मैं एक साइंटिस्ट बन गया और हमने अपनी कोई थ्योरी दी, और वो थ्योरी सही है या गलत है ये प्रूव करने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर, ये सही है या नहीं है, ये इक्वेशन सही है या नहीं है, इसको भी हम डायमेंशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आजो इसको समझ लो। अब ये इक्वेशन, बहुत सवाल है इस पे, आज तक इस इक्वेशन को कोई प्रूफ नहीं कर पाया है, लेकिन हम लोग डायमेंशन के थ्रू इसको ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी है क्या ये सही है या गलत है, आओ कैसे। E4 होता है एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 और T-2, समझ में आई। अब यहां देखो सर m और c स्क्वायर, यहां m4 मास है तो मास के लिए m लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब c क्या है सर, c है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि LT-1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो सर ये क्या हो जाएगा m, और यहां L की पावर 2 और T की पावर -2, तो ये सर ये भी कितनी हो गई ml2 और T की पावर -2। तो मतलब कहने का ये है कि सर आइंस्टीन ने जो गिवन इक्वेशन दी है ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अभी तक भाई इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है कि उन्होंने कहां से इसको लाए हैं, क्या थ्योरी रही है उसके पीछे की, बट इतना है कि ये जरूर से इक्वेशन बिल्कुल सही दी है उन्होंने, ठीक है। तो यहां से हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। समझ में आई नहीं आई, अगर ये गलत होती तो डायमेंशन तुरंत इसको पकड़ लेती और कहीं ना कहीं मिस्टेक ले आती, लेकिन मिस्टेक नहीं है तो ये इक्वेशन भी क्या है, सही है। इस तरह से आप लोगों ने चेक किया ना, हम लोगों ने कैसे चेक किया होगा कि भाई ये इक्वेशन ठीक है, इसका तो कोई प्रूफ है ही नहीं, तो हम लोगों ने ऐसे चेक किया होगा कि ये इक्वेशन इसलिए ठीक है, इसलिए फॉर्मूला ठीक है। तो अगर कभी फॉर्मूले में फंस जाओ तो आप डायमेंशन का सहारा लेना और चेक करना कि ये सही है या फिर गलत है। पहली एप्लीकेशन दिमाग में गई कि नहीं गई, ठीक है। अब इससे लेकर बहुत सारे सवाल करो, इसे आपके उसमें दिया होगा बुक में, बहुत सारे सवाल करो, पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। और अगर चाहिए तो मैं न्यूमेरिकल की वीडियो ले आऊंगा तो आप उसमें मुझे बता देना। दूसरा बात है, दूसरी एप्लीकेशन है ड्राइव्ड द रिलेशन बिटवीन फॉर्मूला, मतलब ऐसे समझ लो कि हमें रिलेशन फाइंड नहीं करना, हमें खुद का फॉर्मूला बनाना है। दूसरी एप्लीकेशन की होती है कि सर आप फॉर्मूला बना दीजिए, ठीक है, किसका यूज करके, डायमेंशन का। तो हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसका जो सेकंड पार्ट है, जितना मैंने आपको कहा कि भाई फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको समझाया वो एग्जाम जैसे नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये
भाई ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे समझ लो कि ये आपकी जो क्लास हैं इनके जो आपके एग्जाम आने वाले हैं इनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी एक सवाल इनसे जरूर आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, डेफिनेटली जरूर 100% आएगा इससे सवाल। ये क्या करवाता है सर? ड्राइविंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ी होगी इसी चैप्टर में कि सर 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो उनमें रिलेशन फाइंड करवा रहे हैं। अब वो रिलेशन ऐसे फाइंड नहीं होता, वो एक हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। ये जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुसे कैसे करना है। जैसे ये कह रहा है कि सर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है, घड़ी का एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पर और मास पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो उस पेंडुलम के लिए फॉर्मूला फाइंड कर दो, या पेंडुलम का इन सब के साथ क्या रिलेशन है ये फाइंड कर दो। तो भाई मैंने कहा कि सर जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ध्यान से समझना, हम इसको बढ़िया से समझाएंगे कि ये जो आपको है ना समझ में आए। तो आप क्या करोगे कि सर जो टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड का साइन साइन हो गया। तो टाइम पीरियड पहले लेंथ पर। अब पेंडुलम की लेंथ क्या थी? जिस धागे से बंधा हुआ था, ऐसे मान लो जैसे पेंडुलम है तो ऐसे धागे से लटका हुआ रहता है, इधर उसका मास रहता है, तो ये धागे की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इसके मास पर, और यहां जो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लिखोगे सर टाइम पीरियड पहले इसकी लेंथ पर, तो लेंथ की पावर ए, ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, तो मास की पावर बी। फिर किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पर, तो ग्रेविटी क्या होती है? जी, तो जी की पावर सी। किसी और चौथी चीज पर डिपेंड करता तो उसकी पावर डी लगा देते। ये ए बी सी डी अपने हिसाब से मान लेनी है, ये मानना ही मानना है, समझ गए? ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, t इज इक्वल्स टू कर देंगे, ये हटाएंगे प्रिपोजिशनल साइन और यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। समझ में आया? ये हमने ऐसे लिख दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब बस क्या करनी है? डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन हमें लिखनी है सभी की, ठीक है, डायमेंशन लिखनी है सभी की। भाई t फॉर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की तो टाइम ही रहेगी, ठीक है। अब k कांस्टेंट है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। l क्या है सर? लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन a। मास क्या है? m है, तो मास की भी डायमेंशन b, ठीक है, मास तो मास ही रहता है। ग्रेविटी है तो इसकी डायमेंशन होती है LT-2 और इसकी डायमेंशन c। एक और बात ध्यान रखना, ये चीजें आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको डायमेंशन याद हो। अब डायमेंशन याद कैसे करनी है भाई? याद करोगे, मैं तो पहले ही कहता हूं याद नहीं करना, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना जो मैंने बनाई, उसमें बिल्कुल कुछ याद करना नहीं है, सारी ट्रिक से मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जब ही आप लोग कर पाओगे बढ़िया स्मूथली जब आपको ये याद हो, वरना तो ये लगेगा कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। तो भाई क्यों आया? क्योंकि टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, मास की डायमेंशन एम होती है और ग्रेविटी की डायमेंशन LT-2 होती है। ऐसे लिखना है आपको, ये समझ गए ना? ये याद होने चाहिए तभी। तो इधर क्या है सर? इधर ना तो m है तो m की पावर 0, ना तो l है तो l की पावर 0, इधर t है तो t की पावर 1, इधर l है तो l की पावर a, इधर m है तो m की पावर b, इधर l है तो l की पावर c, इधर t है तो t की पावर -2c। जैसे दिया था वैसे हम लोगों ने रख लिया, सिंपल सी बात है। आ जाओ अब आगे। ये हो गया सर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। इधर जो है सेम सेम वाले अगर कोई दिखे तो l की पावर देखो क्या हो गई, a यहाँ है c यहाँ है, तो l की पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है तो ऐड कर ली। m की पावर b है तो m की पावर b रहने दी। t की पावर -2c है, उसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है? यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत बढ़िया से। भाई ये मल्टीप्लाई में थे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, m की पावर b रख दी, t की पावर -2c रख दिया, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। फिर हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर। जैसे यहाँ m की पावर 0 है तो यहाँ m की पावर क्या है? b है, तो सर आप बोलोगे b की वैल्यू 0 आ गई, है ना, m से m कट गया, b की वैल्यू 0। यहाँ l की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ l की वैल्यू क्या है? a प्लस सी। तो तुम कहोगे सर a प्लस सी भी कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ t की पावर क्या है? -2c। और यहाँ t की पावर क्या है? सर जी 1 है। तो आप बोलोगे सर c की वैल्यू हो गई -1/2।
ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड करेगा। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, इस -2 को इधर ले जाके प्लस कर देते हैं। भैया ये इसके साथ जो है किसमें है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड ही करेगा। और माइनस कभी नीचे नहीं आता, इसलिए इसको ऊपर लिखा जाता है। सारा एकदम बेस बता रहा हूं आपको मैं। ए देखो, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, अब ए निकालना है। तो ए कैसे निकलेगा सर, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 1/2। अब देखो सारी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू। अब इनको उठा के यहां रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, यहां रख दो। तो आप बोलोगे सर यहां रखने पर ये हो गया t इज इक्वल्स टू k l की पावर a, तो a की वैल्यू 1/2, m की पावर b, तो b की वैल्यू 0, और क्या था सर जी, g की पावर c, तो c की वैल्यू -1/2। अब देखो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो t इज इक्वल्स टू k l की पावर 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये g की पावर -1/2। अब जो पावर माइनस आती है इसे नीचे ले आओगे तो भैया ये पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की। आप बोलोगे सर l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, नीचे आके प्लस का होगी, है ना। तो आप ये बोलोगे सर t इज इक्वल्स टू k। अब कहीं भी पावर 1/2 होती है ना, तो इसका मतलब होता है रूट लग जाएगा, तो रूट में l/g। तो टाइम पीरियड क्या किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये क्या कह रहा था, मास पर डिपेंड कह रहा है, तो मतलब ये गलत कह रहा है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि ये चीज सही भी कह रही है, गलत कह रही है, क्योंकि यही इसका परफेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। आगे बात समझ में। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। तो इस तरह से हमें ये दूसरा एप्लीकेशन इसका सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, जिससे आपको ये तो समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर समझ में आ गया। दूसरी चीज और समझा दूंगा, जिससे दूसरा फॉर्मूला और समझा, जिससे एक तरीके एकदम परफेक्ट रूप से आपके दिमाग में जाए, ठीक है। चलो, एक हमारे पास में बॉडी है और वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ऐसे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, अभिकेंद्र बल, अंदर की ओर एक फोर्स लगता है। तो उसी के बारे में हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर जो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा, डायरेक्ट ऐसे इन्होंने कहा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पर डिपेंड करता है, इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से घूम रहा था उस पर डिपेंड करता है। तो F के लिए फॉर्मूला निकाल दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा वो लिख कर देगा, आप इससे बेफिक्र हो कि सर ऐसा देगा कि नहीं देगा, तो वो देगा, लिख कर दे। हम पहले इसको K कर देंगे, M की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। समझ गए। अच्छा, अब हमें क्या करनी है, डायमेंशन लिखनी है ना, दोनों तरफ की विमा लिखनी है। विमा लिखेंगे, डायमेंशन मतलब फोर्स की विमा होती है MLT-2। K को तो हटा दो, M की डायमेंशन M ही होती है, R क्या है, रेडियस है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि कोई रेडियस हो जाए, कोई लेंथ हो जाए, कोई हाइट हो जाए, कोई डिस्टेंस हो जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए, सबकी डायमेंशन L ही होती है, L की पावर B, और यहां V है वेलोसिटी, तो LT-1 उसकी पावर C। अब क्या करोगे सर, यहां M की पावर 1 है, L की पावर 1 है और T की पावर -2 है। यहां भी ऐसे कर लो, M की पावर A है, L की पावर B है, यहाँ L की पावर C1 जा C है और T की पावर -C है। बस यहां भी रख लो, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, यहाँ M की पावर A, L फिर से हमें मिल गया, तो हम L की पावर B प्लस C और T की पावर -C। ये क्वेश्चन आपका बन गया जी। अब यहां तक बनाना है बस, अब तो बन गया। अब क्या है, अब तो कंपेयर करनी है पावर्स की। कंपेयर कर दो, क्या करनी है, कंपेयर, दोनों तरफ की पावर लो और पावर का कंपैरिजन कर दो। M की पावर A है, M की पावर 1 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। L की पावर B प्लस C है, यहाँ L की पावर 1 है, तो B प्लस C कितना आ गया, 1। यहाँ T की पावर -C है, यहाँ T की पावर -2 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -C की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कट गया, C की वैल्यू 2 आ गई। अब C की वैल्यू यहां रख दो, A हमें पहले से ही मिल गया। तो आप बोलोगे सर B प्लस C 1 है, तो B हमें चाहिए, C 2 है, हम इधर लेकर आएंगे तो ये 1 - 2 हो जाएगा, B की वैल्यू -1 आ गई।
मतलब इस तरह से हमें सारी वैल्यू मिल गई ए, बी और सी। अब जैसे ही ए, बी और सी मिल जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम उसे पुट कर देते हैं। जैसे ही आप पुट करने जाओगे तो f इज इक्वल्स टू के एम की पावर ए की वैल्यू 1, ठीक है, r की पावर b की वैल्यू -1 और v की पावर c, तो c की वैल्यू कितनी थी 2, ये मिल गया। तो आपका फॉर्मूला बन गया m v स्क्वायर, r माइनस में नीचे आ जाएगा। तो ये देखो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में R होता है। समझ गए ना? इस तरह से आप फॉर्मूला की चेक कर सकते हैं। और यहां देखो, यहां जो फोर्स है वो तीनों बातों पर ही डिपेंड कर रहा है, तो तीनों बातों पर आ गया। पहले वाले में मास दे रखा था लेकिन मास पर नहीं आया, तो मतलब उसने गलत दे रखा था। लेकिन यहाँ तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तीनों पर आ गया। अगर डिपेंड करता होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं करता होगा तो नहीं आएगा। तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जिससे आपको रिलेशन फाइंड करना था बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो थर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में करा रहा हूं। देखो आपने ये पढ़ा होगा कि हम इसमें चेंज करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो आपने पढ़ा होगा सर एमकेएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, एक सीजीएस होती है, एक एफपीएस होती है, ये तीन तरह की, और एक होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। ये तीन तरह की होती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एमकेएस को सीजीएस में बदलते हैं या सीजीएस को एमकेएस में बदलते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना पड़ता है, ठीक है। एफपीएस और एसआई को भूल जाओ, क्योंकि एसआई यूनिट एमकेएस को फॉलो करती है, तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं कि एमकेएस को सीजीएस में बदल दो और सीजीएस को एमकेएस में बदल दो। तो उसको बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। कि N2 इज इक्वल्स टू होता है N1, पहले मास M1 अपॉन M2 की पावर है, ठीक है, इस तरह से। फिर लेंथ ले लो तो L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर सर जी यहां पर टाइम ले लो तो T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ये कैसे करना है तो आओ समझाता हूं तुम्हें। जैसे इसमें कह दिया कि द स्पीड ऑफ अ कार इज 54 किलोमीटर पर आवर, कि एक गाड़ी की स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे कहेगा देन फाइंड द स्पीड ऑफ कार, ठीक है, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। मान लो ऐसे आपसे कह दिया कि उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में फाइंड करो। तो पहली बात, क्या क्या गिवन है? आपको दो ही चीज गिवन है। किलोमीटर क्या होता है सर जी? डिस्टेंस, तो आपको एल गिवन है। आवर क्या होता है? टाइम, तो आपको टी गिवन है। मास यहां पर नहीं गिवन है, तो हम मास को नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, N2 इज इक्वल्स टू N1 L1 अपॉन L2 की पावर A और T1 अपॉन T2 की पावर B। जो चीज ना गिवन हो उसको हटा दो, स्किप कर दो, बाकी फॉर्मूला ऐसे बन गया। अब हम L1 क्या है, L2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, कैसे निकालेंगे? सिंपल बात, N2 तो फाइंड करना है। N1 क्या है? ये दे रखा है। जो चीज पहले गिवन है वो L1 है। क्या गिवन है इसमें? किलोमीटर गिवन है, तो सर किलोमीटर को L1 लिख देंगे, किलोमीटर। L2 क्या है? किस में निकालना है? मीटर में निकालना है, तो ये दूसरा आएगा M2 ऐसे। इसकी पावर अभी रखेंगे। T1 क्या है? T1 है आवर, आवर हो गया हमारे पास यहां। T2 क्या है? T2 है सेकंड, तो सेकंड हो गया यहां। समझ में आ गई ना? ऐसे रखना है। जो चीज पहले गिवन है वो N1 L1 T1 M1, जो लास्ट में पूछी गई है वो N2 निकालना है, L2 और T2 हो गई। समझे? अब मैंने पावर क्यों नहीं रखी? क्योंकि सर स्पीड दे रखी है, तो स्पीड की पहले यहां पर डायमेंशन लिख लो, LT-1 होती है। तो यहां L की पावर 1 हो गई और T की पावर -1। यहां से आएगी पावर, जो डायमेंशन दे रखी है ना वहां से पावर लेनी है आपको, ठीक है। अब N2 निकालना है तो बहुत आसान हो गया। अब बताओ क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? आप बोलोगे जी 1000 मीटर, अपॉन में मीटर, ठीक है। आप बोलोगे 1 घंटे में कितनी सेकंड? बोलोगे 3600 सेकंड, और यहां भी सेकंड, ठीक है। इसकी पावर -1, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर। तो आप बोलोगे सर N2 बराबर हो गया कितना? 54 इंटू 1000। और देखो बेटा ये जो है ये पावर माइनस में है, माइनस में तो 3600 नीचे आ जाएगा ऐसे।
अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 18 से ये बार 18 से 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम और 5 दिया 15, तो n2 आ गया सर जी 15 मीटर पर सेकंड। बोलो सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया कैसे करना है ना? इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बस फॉर्मूले में रखना है और आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सर कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल को अर्ग में बदल दो। तो जूल क्या है? जूल है सर जी, जूल किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का या फिर वर्क का, ऐसे मान लो। और उसे किस में बदलने? अर्ग में। तो सीजीएस में तो उसे अर्ग कहते हैं और एमकेएस में जूल कहते हैं। तो मतलब हम ये कह रहा है कि सर वर्क को एमकेएस से किस में बदल दो? सीजीएस में बदल दो। समझ में आ गया ना? अब आओ कैसे बदलेंगे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, कि 1 जूल को अर्ग में बदल दो। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर जूल जो होता है वर्क का फॉर्मूला होता है। किसमें मेजर करते हैं वर्क को? जूल में। लेकिन कब? जब एमकेएस पद्धति में नापते हैं। और फिर उसी जूल उसी वर्क को अर्ग कह देते हैं जब उसे सीजीएस में मेजर करते हैं। तो जर्नली हमें करना क्या है? एमकेएस को सीजीएस में बदलना है इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला था N2 इज टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B, ठीक है, बहुत सिंपल है। और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आप ये बताओ पहले कि सर हम कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए आप क्या काम कर लो, वर्क का फॉर्मूला लिख लो। वर्क का फॉर्मूला होता है ML2 और T माइनस 2। बस अब देखो क्या करना है, अब तो मजा आ गया। अब N1 1 ले लो, क्योंकि 1 जूल ही कह रहा है, 1 जूल को अर्ग में बदलो। क्या इसमें मास होता है? हाँ। तो एमकेएस में मास किसमें होता है? आप बोलोगे सर जी केजी में। और सीजीएस में मास कितना होता है? ग्राम में, ठीक है। और m की पावर क्या यहाँ पर? 1 है। अब L1 क्या होता है? एमकेएस में मीटर में होता है, ठीक है। और सीजीएस में कितना होता है? सेंटीमीटर में होता है, ऐसे। और इसकी पावर क्या है? 2 है। T1 इसमें क्या होता है? सेकंड में होता है। और इसमें भी क्या होता है? सेकंड में होता है। इसकी पावर -2। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसको लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इन्हीं को सॉल्व कर लो आप। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया जी, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। अपॉन में सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम हो गया। कितना बचा? 1 इंटू 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है बस। 1000 तो ये आ गया, और यहाँ पावर लग रही थी तो 1 2 3 4 जीरो ये आ गई। तो बताओ कितना हो गया? 10 की पावर 7 अर्ग हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस ध्यान रखना कि जूल से अर्ग में बदलवा रहा है तो यही करना है। अब एक काम करो, आपको एक क्वेश्चन है 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, ठीक है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन क्या है? एमकेएस में फोर्स का यूनिट है, और डाइन क्या है? सीजीएस में ही फोर्स का यूनिट है। तो फिर से एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, लेकिन किसका डायमेंशन लेकर? फोर्स की डायमेंशन। तो इसे आप करके बताना, ठीक है। ये कमेंट में इसका आंसर करना कितना आएगा। तो ये था पूरा क्लास जिसमें आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन समझी, जिसमें आपने ना केवल इसको समझा, इसको आपने जाना कि भाई इसका यूज कहां कहां पर है और कैसे हम लोग इसे एक बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में राइट कर सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमारा गलत भी हो रहा है तो हम उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं प्रवीण चौहान मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।